एवरीवन, कैसे हैं। हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट संसद के बारे में। और संसद में टॉपिक क्या देख रहे हैं, संसद सदनों की बैठकें और उनके सत्र, वहाँ पर जो किस तरीके से बैठकें होती हैं, उनकी शुरुआत कैसे होती है, किस तरीके से कार्यवाही की जाती है, ये टॉपिक हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में। आज बात करेंगे कार्य संचालन तथा सामान्य प्रक्रिया। जो संसद में कार्य किया जाता है उसकी सामान्य तौर पर क्या प्रक्रिया है। साथ ही साथ और क्या बात करेंगे, संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के कुछ आधारभूत नियम कि क्या नियम है जो संविधान में जिनके बारे में उपबंध किया गया है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि संसद की कार्य प्रक्रिया से संबंधित कुछ नियम संविधान में भी बताए गए हैं। तो बिल्कुल बताए गए हैं, वो क्या नियम है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे गणपूर्ति के बारे में। कोरम क्या है, गणपूर्ति कोरम क्या है, क्लियर। तो चलिए, कार्य संचालन तथा सामान्य प्रक्रिया, क्या बात कही गई है इसमें। दोनों ही सदन संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकते हैं। कौन से आर्टिकल में है ये, अनुच्छेद 118 118 में, क्लियर। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रखा है कि दोनों सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों ही सदन अपने सदन में, अर्थात लोकसभा अपने सदन में और राज्यसभा अपने सदन में कार्य करने की प्रक्रिया को लेकर, वहाँ की कार्यवाही को संचालन को लेकर कोई भी नियम बना सकती है। दोनों ही स्वतंत्र हैं, उन पर किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं है, परंतु संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ जो भी कोई संस्था कार्य करेगी और जो भी कार्य कोई कर रहा है वो सब संविधान के उपबंधों के अधीन रहते ही किया जाएगा। जो नियम कानून संविधान में उस संस्था के लिए बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। तो ये कहा गया है कि ये दोनों सदन अपने अपने सभा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो चाहे जो प्रक्रिया अपनाएं, चाहे जो नीति संचालित करें, जिस तरीके की कार्यवाही उन्हें करनी है वो करें, परंतु संविधान के अनुरूप ही, क्लियर। संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता की प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो मैंने आपसे को इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो संसद की प्रक्रिया है, संसद में जो कार्य प्रक्रिया चलती है, जिस तरीके से संसद में कार्य किए जाते हैं, जो क्रिया प्रक्रिया चलती हैं, उसकी विधि मान्यता पर, यानी कि ये विधि के अधीन है या ये नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्लियर बात कही गई है, कहाँ, न्यायालय में। तो ये बात मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता दी थी कि सदन से संबंधित आप वाद विवाद या उसकी कार्य करने के तरीके, कार्य प्रक्रिया संचालन के तरीके को लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। क्लियर। संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता तथा न ही संसद का सदस्य व अधिकारी संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन के विनियमन के मामले में किन्हीं शक्तियों के प्रयोग के संबंध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ना ही कोई सदस्य ही, बल्कि कोई सदस्य भी है ना, जो सांसद है, सदस्य है ना, वहाँ का कोई अधिकारी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठा सकता कि ये प्रक्रिया इस तरीके से है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसकी विधि मान्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो यही बात कही गई है, क्योंकि संसद के अपने नियम हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशन, और वो किसके तहत हैं, वो संविधान के तहत ही हैं। तो कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता न्यायालय में। क्लियर तौर पर ऑल ओवर बात ये कही गई है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या सदन की कार्य प्रक्रिया संचालन को लेकर, विधि मान्यता को लेकर, उसकी प्रक्रिया की विधि मान्यता को लेकर क्या प्रश्न न्यायालय में उठाया जा सकता है, या कोई सदस्य या सदन का अधिकारी प्रश्न न्यायालय में उठा सकता है। तो बिल्कुल नहीं उठा सकता। क्लियर है, नहीं उठा सकता, मना कर दिया गया है बिल्कुल। अनुच्छेद 122 में बात कही गई है, किस में कही गई है ये वाली बात कि विनियमन के मामले में सदस्य अधिकारी भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। तो ये बात अनुच्छेद 122 122 में। संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के कुछ आधारभूत नियम संविधान में भी दिए गए हैं, और ये किस आर्टिकल में दिए गए हैं, आर्टिकल 100 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन से संबंधित कुछ नियम संविधान में भी उल्लेखित हैं, संविधान में भी बताए गए हैं, संविधान में भी प्रावधान है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल है, और पूछ सकते हैं किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 100 के तहत, अनुच्छेद 100 में
अब देखते हैं क्या है अनुच्छेद 100 में संसद की प्रक्रिया को लेकर क्या बात कही गई है। संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी कि जो संविधान में उपबंध कर रखे हैं उसके सिवाय, मतलब यथा संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति जी के विरुद्ध महाभियोग, पीठासीन अधिकारियों न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि, तो इनके बारे में उपबंध किया हुआ है संविधान में। इसके सिवाय क्या कहा गया है संविधान में, यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय दोनों सदनों की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयोग करेगा, उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। यानी कि जो भी कार्य किया जाता है, जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उस पर मत का अधिकार होगा, मतदान होगा कि भाई कोई सहमत है कौन असहमत है, तो मतदान होगा। तो मतदान जो है वो जो वहाँ का पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष बैठा है या अध्यक्ष ने अपनी जगह कोई और बैठा रखा है, क्योंकि कई बार अध्यक्ष नहीं बैठे होते हैं, उपाध्यक्ष बैठे होते हैं, तो जो भी उस समय पीठासीन अधिकारी हो जब मत प्रक्रिया चल रही है तो वो मत नहीं देते, परंतु कब देते हैं वो मत देते हैं जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या मत बराबर हो, यानी कि 20 इधर है 20 इधर है तो बराबर है। अब एक निर्णायक मत तो देना पड़ेगा, तो तब वो निर्णायक मत दे सकते हैं, वैसे मत नहीं देते। क्लियर है? तो यही बात की गई है कि संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इन कौन उपबंध, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये सारे उपबंध तो संविधान में दे रखे हैं। इन पर जब मतदान होगा तो इसकी क्या प्रक्रिया होगा, इसके बारे में उपबंध संविधान में अलग से किया हुआ है। इसके अलावा क्या बात है कि दोनों सदनों की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर, यानी कि पीठासीन अधिकारी को छोड़कर जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। क्या? जब मत बराबर होंगे तब ही मतदान का प्रयोग करेगा वो, कि भाई 20 इधर है 20 इधर है तो मत बराबर हो गए, तब एक निर्णायक मत का प्रयोग करेगा, बाकी नहीं कर सकता, मतदान नहीं करता है। क्लियर है? तो उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। बाकी प्रस्तावों पर जो भी चर्चा मतदान होते हैं वो बहुमत से किया जाते हैं, परंतु उस बहुमत में पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष का मत शामिल नहीं होता। अध्यक्ष बस तब मत देता है जब मत बराबर की स्थिति में हो। क्लियर? प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधि मान्य होगी। यानी कि अगर सदन में कोई कार्यवाही चल रही है या हो रही है या किसी की नियुक्ति होनी है, आपको मैंने भी पहले भी बताया था कि अगर उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी के चुनाव हो रहे हैं और कोई पद रिक्त है तो ऐसा नहीं है चुनाव टाल दिए जाएंगे, भाई चुनाव तो होंगे ही। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर कोई कार्यवाही सदन में चल रही है और कोई पद रिक्त है तो ऐसा नहीं है कि कार्यवाही टाल दी जाएगी, कार्यवाही नहीं टाली जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं सदन में गणपूर्ति अर्थात कोरम क्या है। कोरम, गणपूर्ति को कोरम बोलते हैं। यहाँ पर ये बात है, कोरम ये है कि अगर आपको कोई चीज़ शुरू करनी है और आपके यहाँ पर ये रूल्स है कि मुझे अगर आपको ये काम शुरू करना है तो 50 सदस्य तो होने ही चाहिए, जितने भी मेंबर हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 500 मेंबर हैं तो आपके यहाँ ये रूल्स है, आपकी कंपनी में रूल्स है या आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का ये रूल है कि अगर जितने भी मेंबर हैं उसमें से कम 50 तो होने ही चाहिए, तभी ये काम किया जा सकता है। तो यही होती है गणपूर्ति कोरम। तो ये हमारे सदन में भी लागू होता है। क्या? कि सदन की कार्यवाही
तब शुरू होगी जब गणपूर्ति होगी, एक पूरा कोरम होगा। अब वो कोरम क्या है ये सब देखते हैं कि सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित क्या जो वो व्यक्ति भी इंक्लूड होता है गणपूर्ति में, अध्यक्ष या अध्यक्ष की जगह जो भी कार्य कर रहा है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोरम में क्या अध्यक्ष को भी शामिल किया जाता है, अध्यक्ष को भी गिना जाता है? तो बिल्कुल गिना जाता है, या उसकी जगह जो भी अधिकारी कार्य कर रहा है, क्योंकि हमेशा अध्यक्ष नहीं बैठते हैं। कई बार आप अगर कार्यवाही देखते हैं तो कोई और भी या उपाध्यक्ष या फिर जो भी उनके बिहाफ पर हो, एक लिस्ट जारी कर दी जाती है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बैठेंगे, उपाध्यक्ष नहीं है तो ये पूरी एक लिस्ट होती है, एक पैनल होता है कि भाई कार्यवाही तो होनी आवश्यक है। और हो सकता है अध्यक्ष को कोई काम हो, कुछ और वर्क हो, इस कारण वो नहीं आ सके, या उनकी तबीयत खराब हो, वो उपस्थित नहीं हो सकते इस कारण से, परंतु कार्यवाही भी होनी आवश्यक है। जनता का बहुत बड़े स्तर पर ये, और क्योंकि सारा पैसा टैक्स से आता है, जनता ही कहीं ना कहीं देती है, सरकार का पैसा लगे, जनता का लगे, देखिए देश तो अपना ही है, तो बहुत बड़े स्तर पर पैसा खर्च किया जाता है इन बैठकों में। तो इसीलिए ये बात कही गई है। हम बात क्या कर रहे हैं? गणपूर्ति के बारे में, कि सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी कि जो टोटल सदस्य संख्या है, राज्यसभा में कितनी है और लोकसभा में कितनी है, ये आपका होमवर्क है। आप पता कीजिए कि राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है टोटल, और लोकसभा में कितनी है। तो जो भी सदस्यों की टोटल संख्या है उनका 10वां भाग अर्थात 55 सदस्य से होती है, यानी कि अगर 10वां भाग अर्थात 55 सदस्य होंगे सदन में बैठे हुए, तब ही कार्यवाही की शुरुआत की जाएगी, तभी बैठक शुरू होगी। अगर एक भी कम है, यानी कि 55 होने चाहिए, अगर 54 भी हैं, 54 भी हैं, 54 भी हैं, तब भी कार्यवाही नहीं होगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। क्लियर? और ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये जो गणपूर्ति है इसमें अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी जो हैं उस सदन के, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति, पीठासीन अधिकारी। ऐसे ही तो पूछ सकते हैं कि क्या गणपूर्ति में पीठासीन अधिकारी को भी शामिल किया जाता है? तो बिल्कुल उनको भी जोड़ा जाता है। क्लियर? उनको भी शामिल किया गया है। प्रत्येक दिन सदनों की बैठक शुरू होने से पहले कोरम अर्थात गणपूर्ति देखी जाती है। जब रोज पर डे, जब सत्र होता है 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कंटिन्यूटी में होता है ना सत्र, तो रोज जब कार्यवाही शुरू होती है, पर डे कार्यवाही जब शुरू होती है, तो उससे पहले गणपूर्ति अर्थात कोरम चेक किया जाता है कि 55 मेंबर हैं या नहीं हैं, या 1/3 हैं। कितना भाग? 10वां भाग। तो 10वां भाग है या नहीं है। किसी दिन 11 बजे मध्य पूर्व तक गणपूर्ति नहीं होती, तब गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष गणपूर्ति के बाद ही पीठासीन होते हैं। कि अगर कई बार ऐसा होता है कि भाई ध्यान ही नहीं रहता सांसदों को, तब क्या होता है, इधर उधर घूम रहे होते हैं, तब क्या होता है, और ये चेक करा जाता है कि भाई 11 बज गए हैं और कार्यवाही शुरू होनी है, तब सदस्यों के लिए गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है कि भाई आके बैठिए, कार्यवाही शुरू करनी है। क्लियर? तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। उसके बाद जब सारे मेंबर आ जाते हैं अर्थात गणपूर्ति हो जाती है, तब पीठासीन अधिकारी अर्थात जो अध्यक्ष है, जिनको अध्यक्षता करनी है उन बैठक की, वो आकर बैठते हैं। आप पहले भी देखते हैं कि जब राजा होते हैं या राष्ट्रपति, अभी मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति जी जब अभिभाषण के लिए आते हैं, हमने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ा था, उसमें बताया था कि जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण के लिए आते हैं तो जो भी उनके स्वागत करने वाले मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, संसद सदस्य हो, जो भी हो, वो पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं और राष्ट्रपति जी बाद में एंट्री करते हैं। उनके स्वागत में वो लोग गेट पे खड़े होते हैं। तो ऐसे ही क्या कहा गया है यहाँ पर, अध्यक्ष जो है वो संसद का बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा पद है। उनकी जो चेयर भी होती है अलग ही बड़े स्तर की अलग ही रखी होती है। हाँ, ये अध्यक्ष के लिए है, जैसे पुराने समय में राजा के लिए होती थी। तो अध्यक्ष वो वहाँ का आप कह सकते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति वहाँ के अपने क्षेत्र के राजा ही होते हैं, उसके तो अलग से बैठे होते हैं। तो जब गणपूर्ति हो जाती है उसके बाद ही अधिकारी आता है।
जो जिसको भी अध्यक्षता करनी है। पहले नहीं आता कि भाई पहले अधिकारी बैठ गए हैं फिर सांसदों को बुलाया जा रहा है। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या कहा गया है कि प्रत्येक दिन सदनों की बैठक शुरू होने से पहले कोरम अर्थात गणपूर्ति देखा जाएगा। किसी दिन 11 बजे मध्य पूर्व तक गणपूर्ति नहीं होती तब गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष गणपूर्ति के बाद ही पीठासीन होते हैं, यानी कि बैठते हैं, आकर बैठते हैं। पीठासीन होना यानी कि अपने पद पर आके बैठना, अपनी गद्दी पर आके बैठना। आप ना देखिए पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें अगर आप लोकसभा या राज्यसभा चैनल जाकर देखते हैं, कार्यवाही देखते हैं। देखिए जाके, मैंने कारपेट बताया कि किस कलर का होता है, लोकसभा में ग्रीन होता है, राज्यसभा में रेड होता है। तो ये जाके देखिए किस तरीके की चेयर होती है अलग से अध्यक्ष के लिए, तो सब जाके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब नॉलेज आ गई है ना आपको, तो देखने में समझ में आएगी हाँ ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। यह प्रक्रिया मध्याह्न भोजन के बाद या सदन के स्थगित होने के बाद भी दोबारा कार्रवाई शुरू करने से पहले देखी जाती है। यानी कि गणपूर्ति जो है, जब लंच होता है 1 से 2 बजे का, बीच में 1 घंटा लंच होता है ना, तो उस समय के बाद भी, लंच के बाद भी जब कार्रवाई शुरू करनी है तो उस समय भी गणपूर्ति चेक की जाती है कि गणपूर्ति है या नहीं है। या फिर अगर सदन को स्थगित कर दिया गया है कुछ समय के लिए किसी भी वजह से, तब भी दोबारा कार्रवाई शुरू करने से पहले गणपूर्ति चेक की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि बैठक शुरू करने से पहले, वो चाहे लंच के बाद बैठक शुरू करनी हो, जैसे स्कूल में लंच होता है ना, लंच के बाद जब टीचर आते हैं तो देखते हैं सारे बच्चे हैं या नहीं। अभी कोई ऐसा ही तो नहीं कि लंच बंद भी हो गया, लंच ब्रेक ख़त्म भी हो गया, तब भी पानी की लाइन में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना इस तरीके के, बड़े भी करते हैं, 10 मिनट बाद तक भी एंट्री करते रहते हैं। तो यही बात कही गई है कि जब भी कार्रवाई शुरू होगी, वो चाहे लंच के बाद हो या सुबह सुबह मॉर्निंग में जब शुरुआत होती है तब हो, या फिर अगर किसी भी कारण से बीच में सदन को स्थगित कर दिया गया है, तो जब भी कार्रवाई शुरू होगी तो पहले गणपूर्ति चेक की जाएगी। बैठक के शेष समय के दौरान, यानी कि जब बैठक शुरू हो गई है उसका जो बीच का समय है, शुरू में तो गणपूर्ति बिल्कुल चेक की जाएगी, परंतु जो बीच का समय जब कार्रवाई चल रही है तो वो ये है कि बैठक के शेष समय के दौरान एक प्रथा सी है कि किसी भी सदस्य के द्वारा गणपूर्ति का प्रश्न सामान्य तौर पर नहीं उठाया जाता। आप जब अगर कार्यवाही देखेंगे लोकसभा राज्यसभा का चैनल, तो आप देखेंगे बीच में से कार्यवाही चल रही होती है, बीच में से भी कुछ लोग सांसद बाहर उठकर चले जाते हैं। तो ये कहा गया है कि वो जो शेष समय होता है, वो जब कार्यवाही शुरू हो चुकी होती है उसके बाद का जो समय होता है, उसमें साधारण तौर पर ये चेक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता सा, मतलब प्रथा सी बन गई है, कोई चेक ही नहीं करता, क्योंकि उस सबको पता है कि आज ये जा रहा है, हो सकता है कल मुझे जाना पड़े, तो कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। सामान्य तौर पर तो यही होता है कि सामान्य तौर पर जब कोई बीच में से जाता है तो उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते। ऐसे कॉलेजों में क्या होता है कि क्लास शुरू हो गई है, सारे बच्चे बैठे हैं, परंतु अगर कोई बीच में से जाना चाहे तो यही वाली बात है कि बीच में से अगर कोई जाता है तो ये प्रथा है। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया है, परंतु एक प्रथा सी बन गई है। ये बात कह दी गई है कि बैठक के शेष समय के दौरान एक प्रथा सी है कि किसी भी सदस्य के द्वारा गणपूर्ति का प्रश्न सामान्य तौर पर नहीं उठाया जाता। यानी कि अब बैठक चल रही है तो इसमें बीच में कोई ये नहीं कहेगा कि देखिए वो सदस्य जो भी मेंबर हैं, देखिए ये मेंबर एक उठ के चले गए हैं, गणपूर्ति खत्म हो गई है, क्योंकि काम करना है या 24 घंटे बस वहीं पर देखते रहेंगे गणपूर्ति। तो ये सवाल नहीं उठाया जाता, क्योंकि आज वो जा रहा है, हो सकता है कल मैं जाऊं, और जब मैं जाऊं तो वो भी ये बात उठा दे, तो ये नहीं किया जाता। विशेष रूप से बैठकों से बढ़े हुए समय में या मध्याह्न भोजन के दौरान या 5 बजे मध्य पूर्व के बाद ये प्रश्न नहीं उठाया जाता है। तो विशेष तौर पर कब नहीं उठाया जाता ये प्रश्न? जब बैठकों का समय बढ़ जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि 6 बजे तक बैठक होती है, परंतु जब ज़रूरी कार्रवाई करनी हो तो ज़्यादा देर तक भी बैठे हो के चलती रहती हैं, और जो लंच टाइम होता है उस समय भी बैठ के चलती रहती हैं। तो यही कहा गया है कि विशेष रूप से बैठकों के बढ़े हुए समय या मध्याह्न भोजन अर्थात लंच के टाइम, दोपहर के भोजन के समय या 5 बजे के बाद जो इस तरीके से सदस्य उठ के जाते हैं, तब गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाता।
परंतु अगर कई बार गणपूर्ति का प्रश्न उठ जाता है तब क्या होता है कि अगर किसी भी सदस्य ने गणपूर्ति का प्रश्न उठा दिया तो कार्यवाही रोक दी जाती है, वह गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है, वह गणपूर्ति हो जाने पर सदन का कार्य पुनः शुरू कर दिया जाता है। सामान्य तौर पर नहीं कहा जाता गणपूर्ति के बारे में, क्योंकि सबको पता है कि आज मैं जा रहा हूँ तो कल वो आज सामने वाला जा रहा है तो कल मैं भी जाऊँगा, कल को वो भी बात उठा सकता है, तो इस कारण से नहीं जाते। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। परंतु अगर कोई उठा देता है सवाल गणपूर्ति के लिए, तब कार्यवाही को वहीं रोक दिया जाता है और उसके बाद पुनः घंटी बजाई जाती है कि भाई आइए सदन में काम कीजिए, कुछ घूमिए मत। तो घंटी बजाई जाती है। फिर जब गणपूर्ति पूरी हो जाती है, कोरम पूरा हो जाता है, फिर पुनः कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। तो आई थिंक जो बातें मैंने आपको समझाई हैं समझ में आई होंगी, नहीं आई तो एक बार और रिपीट कर देख लीजिए सारा कि क्या बोला है, दोबारा सुन लीजिए वीडियो को। और साथ ही साथ पार्लियामेंट की जो चैनल है लोकसभा और राज्यसभा, उनको जाकर देखिए। जब आप देखेंगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जो बात हम यहाँ करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उसको प्रत्यक्ष देख लेंगे आप टीवी पर, लोकसभा चैनल में और राज्यसभा चैनल में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।